जिस देश में आज पढ़ने के लिए एक भी विश्वविद्यालय ऐसा ना हो कि विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हों, या विदेश का कोई भी एक भी आदमी यहाँ नौकरी करने के लिए आता हो, फिर ये किस प्रकार का विश्व गुरु? कब तक कहते रहोगे इस देश को इस प्रकार से विश्व गुरु? क्या देश ऐसा विश्व गुरु बनेगा? एक विश्वविद्यालय तो बना के दिखा दो ना इस देश में। नमस्कार, मैं उग्र सिंह चौहान। आज चारों तरफ एक आवाज सुनने में आ रही, कहीं किसी से पूछ लो कि देश में क्या है, कि देश विश्व गुरु बनता जा रहा है, देश विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनता जा रहा है। किस प्रकार का विश्व गुरु भारत बन रहा है? हम समझ नहीं पा रहे कि भारत विश्व गुरु कैसे बन रहा है। विश्व गुरु तो भारत तब था जब भारत में तक्षशिला और नालंदा, विक्रमशिला कैसे बड़े बड़े महाविद्यालय हुआ करते थे, जिनमें पढ़ने के लिए देश विदेश तक के बच्चे यहाँ आया करते थे, और शिक्षा का माध्यम इतना बड़ा था कि हर प्रकार के विषय वहाँ उन विश्वविद्यालयों में थे। उन्हें पढ़ने के लिए बच्चे भारत में आया करते थे। तब तो देश को विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। जिस देश में आज पढ़ने के लिए एक भी विश्वविद्यालय ऐसा ना हो कि विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हों, या विदेश का कोई भी एक भी आदमी यहाँ नौकरी करने के लिए आता हो, फिर ये किस प्रकार का विश्व गुरु है? विश्व गुरु तो भारत जब था 326 ईसा पूर्व में, जब सिकंदर भारत में आए, तब यहाँ के राजाओं ने उनका सामना किया, और सामना करते करते जब पता लगा चाणक्य को कि सिकंदर भारत की तरफ अग्रसर है, उसने एक ऐसे योद्धा को पैदा किया जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। और बहुत विशाल व्यक्तित्व के सिकंदर के सामने उस आदमी को लड़ाया, और उसने युद्ध भूमि में उसके छक्के छुड़ा दिए। और छक्के छुटाने के बाद में सन ईसा पूर्व 325 में सिकंदर भारत से चला गया, और एक छत्रराज चंद्रगुप्त मौर्य का भारत में रहा। लंबी सीमाएं भारत की चंद्रगुप्त मौर्य ने बढ़ाई। तब भारत विश्व गुरु था, तब भारत सोने की चिड़िया था। जिस भारत को घनानंद ने, भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया हो नंद वंश ने, और उसके बाद में फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका निर्माण कराया हो, उसके काफी समय के बाद में, एक लंबे शासन के बाद में, जब इस देश में इसका सिकंदर का उत्तराधिकारी, उसका सेनापति सेल्यूकस भारत में आया, और उसने आके अपना पुराना बदला लेने के लिए, अपना आधिपत्य जमाने के लिए भारत के राजाओं से युद्ध करना चाहा, तो तब चंद्रगुप्त मौर्य से फिर उसका टकराव हुआ, और सेल्यूकस को मुंह की खानी पड़ी। और परिणाम ये हुआ कि उसे पकड़ लिया गया, और एक समझौता हुआ उन्हें आपस में, और समझौते के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी लड़की का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया। दो परिवारों में, दो राज्यों में आपस में संबंध हुए, दो रिश्तेदार हुए, और उसके परिणाम स्वरूप जब यहां से जाने के बाद में सेल्यूकस ने इस संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए यूनान से अपना एक राजदूत के रूप में मेगस्थनीज नाम के एक आदमी को भारत भेजा। तो जब वो भारत में आया, उसने भारत की छवि दूसरे टाइप की देखी। लंबी बड़ी बड़ी विशाल अट्टालिकाएं, हंसता खेलता भारत, फलता फूलता भारत, यहाँ के युवा युवतियों के गले में सोने और हीरे जवाहरात के हार, आभूषणों से लदी हुई युवतियों को देखकर वो हतप्रभ रह गया। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखकर हतप्रभ रह गया, और उस पर रहा नहीं गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य से मेगस्थनीज की मुलाकात हुई, तो उसने प्रणाम करने के बाद में सर्वप्रथम यही प्रश्न किया कि आपके राज्य की व्यवस्था देख के, आपकी बंदोबस्त देख के, यहाँ की खुशहाली को देख के, यहाँ लड़कियां महिलाओं के शरीर पर लदे हुए आभूषणों को देख के मैं आश्चर्यचकित हूं। इसका क्या कारण है? चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सारा यहाँ के जो महामंत्री हैं, यहाँ के महामंत्री आचार्य चाणक्य जी हैं, ये सब उनकी कृपा है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सेवकों को कहा, 2 सैनिकों को कहा कि इन्हें आचार्य चाणक्य जी के पास लेकर जाओ। और जब वो उन्हें पाटलिपुत्र के बाहर लेके गए,
तो एक छोटी सी झोपड़ी में के अंदर बैठे हुए आचार्य चाणक्य जी दीपक के प्रकाश में राजकोष का हिसाब किताब कर रहे थे, कुछ लिख पढ़ रहे थे। जब मेगस्थनीज उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो अपने कार्य में किसी में संलग्न है और उन्हें देख के उन्होंने प्रणाम किया। जब बैठे अभिवादन हुआ तो उसके बाद में उन्होंने वो दीवा बंद कर दिया, फूंक मार दी और दूसरा दीवा जो पास रखा था दीपक, उस दीपक को जलाया और उसकी रोशनी में बात करनी शुरू करी। अब उनसे और भी रहा नहीं गया, एक नया प्रश्न खड़ा हो गया। मेगस्थनीज ने पूछा कि आचार्य जी मुझे ये बताएं कि आप अब तक इस दीपक के प्रकाश में कार्य कर रहे थे, आपने इसको बंद कर दिया, आपने ये जलाया, तो इसमें तो अभी तेल है, इसका तेल भी समाप्त नहीं हुआ, तो ये क्या कारण है? उन्होंने कहा कि अब तक मैं जो कार्य कर रहा था ये राज का पैसा था, राजकोष का के पैसे से मैं ये दीपक जला रहा था और राज का ही कार्य कर रहा था। अब आप आगे तो राज का काम तो खत्म हो गया, मेरा और आपका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत बातचीत हो रही है, तो मैंने ये दीपक बंद कर दिया ताकि ये जो तेल है राज का ये बर्बाद ना हो और मैं अब अपने व्यक्तिगत तेल से के प्रकाश में आपसे बातचीत करूंगा। एक तो वो चाणक्य, एक तरफ के ये चाणक्य जो कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ धराशायी कर दिया, दोनों हाथों से झोली भर भर के धन को लुटाया जाने लग रहा, देश को लूटा जाने लग रहा। फिर ये कैसी अर्थव्यवस्था है, कैसा चाणक्य है, कैसा विश्व गुरु है? मैं समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है देश में। कोई भी बात तो ऐसी नहीं है कि जिसे ये कहा जाए कि चाणक्य ने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़े एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। कौन सा निर्माण हो रहा है? समझ से बाहर है सारे का सारा मामला। देश में हो क्या रहा? हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, और जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहता हूं कि चाणक्य तो आप कहो, तो क्या कम से कम आप उस आदमी को चाणक्य कहोगे जो चाणक्य के लायक भी नहीं है? चाणक्य जैसे आचार्य चाणक्य के पद चिन्हों पर चलने का लेस मात्र भी जो आदमी प्रयास न करते हो, जो देश को लूटने और खसोटने के चक्कर में पड़े हुए हों, उन्हें चाणक्य कहां तक कहेंगे? कब तक कहते रहोगे इस देश को इस प्रकार से विश्व गुरु? क्या देश ऐसा विश्व गुरु बनेगा? एक विश्वविद्यालय तो बना के दिखा दो ना इस देश में, तब हम भी मानेंगे कि हाँ देश जो है ये विश्व गुरु है। यहाँ का आबो हवा, यहाँ कोई सही ढंग से जी नहीं पा रहा, सही ढंग से रह नहीं पा रहा, सही ढंग से खा नहीं पा रहा। किसान परेशान, युवा परेशान, व्यापारी परेशान, हर वर्ग के लोग परेशान। आचार्य चाणक्य जी से पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार के देश का निर्माण आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को। जय हिंद, जय भारत।